हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर पर सकुशल बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू बनाए रख रहे होंगे। ठीक है ना। ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 9 हम 1 से 2 वीडियो में समाप्त कर देंगे अब इसको, और आगे से हम आपके लिए चैप्टर नंबर 10 यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अब तक जो चैप्टर नंबर 9 पढ़े हैं आपने, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आए होंगे। इनसे भी कई गुना अधिक इंपॉर्टेंट रहेगा। एक सीक्वेंस आप उसके अंदर फील करोगे, कुछ पुरानी बातें आपको ताज़ा होंगी। तब तक आप क्वेश्चंस रेगुलर कर रहे होंगे, मैं ऐसा अनुमान ही लगा सकता हूँ फिलहाल तो, है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैंने कर लिए थे, शायद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा चुका हूँ, है ना। कल नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। सब अपनी बुक निकाल रहे हैं। आपने सबने प्रयास भी करके देखा होगा, क्योंकि आप बहुत ही होनहार बच्चे हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे स्टूडेंट और बात को हवा में उड़ा जाएं, है ना। आपने पूर्णतः ईमानदारी के साथ क्वेश्चनों को घर पर प्रयास करके देखा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपसे हो भी गए होंगे, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन ना भी हुए हों। फिर भी आप अब पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए आराम से देखो, बिल्कुल लैंडस्केप मोड पर रखो फ़ोन को, है ना, ऐसा ओरिजेंटल टाइप में, और पूरा ढंग से ईयरफोन लगाकर वीडियो का लुत्फ उठाओ आने वाले 1 घंटे तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, फिर एक साथ लिख लेना आराम से, समझें ढंग से। मैक्सिमम बात समझने की, समझ में आ गई फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों अपनी बुक में देखिए आप। एक धात्विक चक्ति का व्यास 15 सेंटीमीटर है। व्यास है, हमें तो त्रिज्या से मतलब होता है, और हम जानते हैं कि त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है। व्यास 15 तो त्रिज्या 15/2 सेंटीमीटर। चाहो तो इसको यहीं पे मीटर में कन्वर्ट भी कर लो। 15/2 कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे इसकी, 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर। यह है 100/3 100/3 चक्कर पर मिनट की दर से, चक्कर पर मिनट। और चक्कर समझते हैं तो आपको किसकी याद आती है? आपको याद वाली किसी की है, लिखना है ही है। 100/3 चक्कर पर मिनट। और जो आवृत्ति का हम प्रतीक लेते हैं वो चक्कर पर मिनट नहीं लेते बच्चों, सबको पता है क्या लेते हैं? चक्कर प्रति सेकंड। तो मिनट को कन्वर्ट करना होगा इसका मतलब सेकंड में, तो 100/3 चक्कर बढ़िया लग रहा है, इसको तो चेंज करना ही नहीं है। और मैंने कहा था इसको हम 60 सेकंड लिख सकते हैं। 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 से काट दें, 20 से काट दें, 20 से ऊपर वाला कट जाएगा 5 बार, 20 से ये कटेगा 3 बार, और 9 चक्कर पर सेकंड। कहानियां समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? व्यास दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर, आपने त्रिज्या निकाल ली मीटर में। चक्कर 100/3 चक्कर पर मिनट, तो आपने चक्कर पर सेकंड निकाल लिए। और आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वतल का मान, चुंबकीय घटक यानी कि आपको चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है V, 0.01 वेबर/मीटर स्क्वायर। वेबर/मीटर स्क्वायर, तो वेबर/मीटर स्क्वायर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फाइबर बी ए cos थीटा से ये मात्रक आ सकता है। तो इसको मैं 10⁻⁻2 वेबर/मीटर स्क्वायर लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़िए। चक्ति के केंद्र और परिधि, देखो चक्ति का केंद्र और परिधि मतलब वो लंबाई वाला काम आ गया। चाहे रॉड की लंबाई मान लूं या केंद्र से परिधि की दूरी मान लूं, वो त्रिज्या के बराबर ही रहती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना आएगा? ईएमएफ आपको निकालना है। चलो प्रयास करते हैं। ये तो आंकड़े सब उसमें दिए हुए थे, बस हमें तो खाली सिर्फ कन्वर्जन आता है, तो यहां तक तो हमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था। अब एक सीधी सी बात है, एक सूत्र पढ़ रखा है आपने तो BF, एक तो ये पढ़ रखा है, या इसी से संबंधित हाफ V⍵L² पढ़ रखा है। कोई भी एक आप उपयोग कर सकते हो, क्योंकि BF इजी है। V है क्या है साहब? A नहीं है पर त्रिज्या है, कोई दिक्कत नहीं है। चक्ति की त्रिज्या हो अगर तो एक ही जगह πr² जमा सकता हूं मैं, F आ जाएगा। सारी वैल्यूज पुट कर दो।
v की वैल्यू कितनी है 10 की घात -2, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर 225 आता है, आप जानते हो 2 का स्क्वायर 4 आता है, और -2 -4 आएगा बच्चों। और रही बात फ्रीक्वेंसी तो यह है 5/9 गुणा 5/9। यहां तक कहानी समझ में आई सबको? ऐसा करो, देखो 3 से आप इसे कैंसिल कर सकते हो, 3 से कहे तो 9 से ही कैंसिल हो जाएगा, 9 से ही कैंसिल हो जाएगा 25 बार, 9 से 225 25 बार कैंसिल होगा, 25 गुणा 9 225 होता है ना। आगे देखना 25 और 5 कितना आएगा 125। ऐसा करो, चलो छोड़ो 5 से बाद में कर लेंगे, पहले 25 का यहां गुणा कर लो, 25 गुणा 4 100 की 0, हासिल कितना आएगा 10, 25 गुणा 1 25, 10 35 के 5, हासिल कितनी आएगी 3, 25 गुणा 3 75 और 3 78, 78.50 गुणा कितना है 5 बटे में कितना चल रहा है 4 गुणा 10 की घात। भाई 25 गुणा 3.14 किया आपने 78.50 आ गया, ऊपर से 5 नीचे से 4 और 10 की घात बच रहा है -2 और -4 -6। जरा आगे बढ़े, 5 से गुणा अगर मैं इसको करूं 78.50 को तो 0, 5 गुणा 5 25 के 5, हासिल कितनी आएगी 2, 8 गुणा 5 40 और 2 42, हासिल कितनी आ जाएगी 4, 7 गुणा 5 35 और 4 39, 392.50 बटे कितना है 4 गुणा 10 की घात -6। सही चल रहा है, कुछ गलत थोड़ी हुई है ना। चलिए आगे बढ़ा दो इसको, 4 से डिवाइड करना बच्चों, 9 चौके 36, 37 38 39, कितना बचा 3, 2 आएगा कितना हो जाएगा 32, 8 चौके 32 98.4 एकम 4 2 20 5 बार गुणा 10 की घात -6। और अगर वैज्ञानिक विधि के अनुसार लिखूं इसको तो 9.8 गुणा 10 की घात -5 वोल्ट। दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक तो इसमें सवाल में जो मेन रोल है मेरे हिसाब से कन्वर्जन का है, सेंटीमीटर को बदलना, चक्कर पर मिनट को बदलना है ना, इन सब को बढ़िया ढंग से कन्वर्ट करके रख लो पहले ही। और फिर केंद्र और परिधि यानी कि त्रिज्या के हिसाब से पूछा है तो BAF लगा दो, या चाहो तो आप हाफ B ओमेगा L स्क्वायर का यूज भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की। लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिर एक साथ नोट्स बना लेना आराम से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 11 तो आप लोगों ने शायद कर भी लिया होगा जहां तक मेरा विचार है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, पढ़ो आप एक बार ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 20 सेंटीमीटर लंबाई का एक चालक तार, आपको चालक तार की लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 20 गुणा 10 की घात -2 मीटर, तो 2 गुणा 10 की घात -1 मीटर। क्लियर है। 5 गुणा 10 की घात -4 वेबर बटे मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। आपको चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है 5 गुणा 10 की घात -4 वेबर बटे मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र डॉट या क्रॉस ले लीजिए, तो ये बोर्ड के तल में रखा होगा, ऐसा लंबवत है ना। 20 सेंटीमीटर लंबाई का एक तार है, इतने चुंबक क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, तथा यह है चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई के लंबवत दिशा में से XY Z अक्ष होते हैं। 1 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करता है। आप स्पीड निकाल सकते हो बच्चों इसका उपयोग करते हुए। चाल का सूत्र होता है सिंपल दूरी बटे समय।
दूरी इसने तय की कितने मीटर की? 1 मीटर की, और समय लग गया इसमें 4 सेकंड। तो 1/4 मीटर पर सेकंड रहने दो, या 0.25 भी आप इसको लिख सकते हो। तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। वाह वाह, क्या इजी क्वेश्चन दिया है। तार, अरे ये तो वो हेडिंग है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की रेखीय गति। चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए, अगर मैं क्रॉस मान लेता हूं, विचार करिएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया जेड अक्ष पर, छड़ रख दूं इस तरीके से वाई अक्ष पर, और इसकी गति करवा दूं मैं एक्स अक्ष में। तो बताओ सब कुछ लंबवत हुआ कि नहीं हुआ? और ऐसी कंडीशन में जो विद्युत वाहक बल आता है वो मुझे निकालना। ये तो मैंने आपको बहुत तबीयत से रटाया है भैया। वीवीएल क्या याद करवाया है? वीवीएल। सब कुछ लंबवत हो तो, और वेग और लंबाई में थीटा कोण होता तो बीबीएल साइन थीटा, और 3 चीज बीबीएल में से कोई भी 2 समांतर होती तो आंसर कितना आता? 0। सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो इसमें अगर वैल्यूज हम पुट करके देखें, वेग 1/4, चुंबकीय क्षेत्र 5 × 10⁻⁻⁴, लंबाई 2 × 10⁻⁻1। सॉल्व करें। देखो 5 × 2 10⁻⁻1 को लेके मर जाएंगे। स्मॉल ई 1/4 का मतलब होगा 0.25 × 10⁻⁻⁴, और इसी को मैं वैज्ञानिक विधि के अनुसार लिखूंगा। अगर आप 2.5 संख्या बढ़ी के घटी, 0.25 से 2.5 होने का मतलब है संख्या बढ़ी तो घात कम होगी, घटेगी। 1 अंक घटाना 10⁻⁻5 वोल्ट। तो जो आपका विद्युत वाहक बल बनने वाला है वो बनने वाला है 2.5 × 10⁻⁻5 वोल्ट। क्लियर है? नोट करो। तो जो आंसर आया वो आया 2.5 × 10⁻⁻5 वोल्ट। रेखीय गति में आपको आंसर अच्छे से याद भी है। खैर बीबीएल आता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। नोट कर लो, चलो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 था आपका। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। 2 मीटर लंबी एक धात्विक छड़ को, छड़ की जो लंबाई है वो दे रखी है 2 मीटर लंबी कोई धातु की रॉड है। 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1 तो उसको ऊर्ध्वाधर रखना है, ऊर्ध्वाधर, और दूसरी कंडीशन में बच्चों उसको क्षैतिज रखना है। इनका मतलब क्या है? आप जैसे अपने हाथ में एक डंडा ले लो, डंडा, तो एक बार डंडे को आप बिल्कुल खड़ा, आपके जैसे आप खड़े हो जाओ छत में, देखो ऐसे ना, आपकी लंबाई के अंदर इस पकड़ के रखो, ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर। और एक आप इस डंडे, जैसे किताब है, ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर, और एक इसमें इसको इस तरीके से पकड़ लूँ तो ये क्या बन जाएगा? क्षैतिज। 2 कंडीशंस में, मतलब 2 सवाल सॉल्व करने हैं हमें। 2 मीटर लंबाई की एक धात्विक छड़ है, एक बार तो ऊर्ध्वाधर और एक बार क्षैतिज। 2 सवाल बना दिए मैंने। 15 किलोमीटर/आवर की चाल से, आपको स्पीड दिया हुआ है 15 किलोमीटर/आवर। पर आपको याद होगा सर, किलोमीटर/आवर ये तो हमारे सिस्टम में ही नहीं है, एमके सिस्टम होना चाहिए। तो 15 × 5/18 मीटर पर सेकंड आप इसको लिख सकते हो। चूंकि पूरा ढंग से सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं बाद में सॉल्व कर लूंगा। आगे बढ़िए। चाल से पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाया जाता है। आप उस रॉड को पश्चिम से पूर्व की ओर, आप फिजिकल समझ लो, अपने कमरे में बैठ जाओ बच्चों, पूर्व पश्चिम, तो पश्चिम से पूर्व की ओर लेके आना है, पश्चिम से पूर्व की ओर लेके आना है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, जो पृथ्वी का आपको चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है 0.5 × 10⁻⁻5 वेबर/मीटर² दिया हुआ है, तो प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। आपको 2 स्थितियां दी हुई है ना, एक बार क्षैतिज लेके गए और एक बार ऊर्ध्वाधर विद्युत वाहक बल निकालना है। ध्यान से देखना, कहानी कुछ ऐसी है। एक बार तो चुंबकीय क्षेत्र है, एक तो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, पहले तो रखना है इसको ऊर्ध्वाधर और फिर रखना है इसको क्षैतिज।
पहले तो रखना है इसको ऊर्ध्वाधर और फिर रखना है इसी छड़ को, सेम छड़ है क्षैतिज, वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बार एक जैसे ही रहेंगे। तो देखो ध्यान से, कंडीशन नंबर 1, जब छड़ ऊर्ध्वाधर हो, जब छड़ कैसी हो, ऊर्ध्वाधर। अब समझिएगा, अब आप है ना एक एक्सपेरिमेंट अपने कमरे में करेंगे बैठ करके। एक पेन लो, ठीक है, पेन को बिल्कुल ऐसे अब खड़े हो जाओ आप ना, और लंबाई के अकॉर्डिंग रखो पेन को। ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर पेन। ले जाना है पश्चिम से पूर्व की ओर, दिशाएं जानते हो ना सब, है ना। तो कमरे में पश्चिम, बहुत से मुझे पता है कि दिशाएं नहीं समझ पा रहे होंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जानते हो। पश्चिम से पूर्व की ओर पेन को लेके आना है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है क्षैतिज, ये हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब आप सोच रहे हो, महसूस करना, पेन आपने पकड़ रखा है बाई अक्ष पे मान लीजिए, लेके जा रहे हो आप जेड अक्ष पे मान लो, और फील्ड आपका एक्स अक्ष पर। देखो आप तीनों को लंबवत महसूस कर रहे होंगे। मैं जैसे कह रहा हूं वो एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप रॉड को ऊर्ध्वाधर रखो, पेन को ऊर्ध्वाधर रख के देखो, करके देखो। पेन को ऊर्ध्वाधर रखो, पश्चिम से पूर्व की ओर लेके आओ, और फीलिंग करो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो आप देख पा रहे होंगे तीनों ही चीज परस्पर लंबवत हैं इस कंडीशन में। लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र और वेग, कोई से अक्ष पे मान लो, तीनों आपको लंबवत नजर आएंगी। और जब तीनों लंबवत नजर आती हैं तो इस कंडीशन में तो सूत्र लगने वाला है सर जी VVL। हमें पता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र, लंबाई और वेग तीनों ही लंबवत हों तो विद्युत वाहक बल कितना बनता है, BBL बनता है। और BBL अगर बनता है तो सारी वैल्यू जमा दी जाए। वेग कितना है, 15 × 5/18। चुंबकीय क्षेत्र कितना है, क्या इसको हम 5 × 10⁻⁻6 लिख दें। और लंबाई कितनी है, 2 मीटर। लंबाई कितनी है, 2 मीटर। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, देखो कैसे करोगे। 2 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा 9 बार, और 3 से ये 5 बार, और ये 3 बार। तो EMF कितना बनने वाला है, 5 × 5 25 × 5 125 बटे 3 × 10⁻⁻6। थोड़ा और सॉल्व करके देखूं तो 12 में 4 का भाग, 3 का भाग गया 4 बार, 5 में 1 बार, पॉइंट कितना बच गया 2, कितना हो गया 20, 6 लगभग 7 10⁻⁻6। और वैज्ञानिक विधि के अनुसार लिखूं तो 4.1 पूर्णांकन करूंगा तो 7 आएगा, 10⁻⁻5 वोल्ट। मतलब अगर आप रॉड को ऊर्ध्वाधर रखकर चलते हो, आप चाहते हो कि रॉड ऊर्ध्वाधर रहे, आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाओ, चुंबकीय क्षेत्र आपका फिक्स है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो आपका आंसर आएगा 4.17 × 10⁻⁻6। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आप ऊर्ध्वाधर मानते हो, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सॉरी, अगर आप क्षैतिज मानते हो, अब ध्यान से देखना बच्चों, उस रॉड को ऊर्ध्वाधर तो ये था, क्षैतिज में या तो आप इस तरीके से मानोगे या आप इस तरीके से मानोगे। मतलब क्षैतिज ऐसे कर लो आप इसको, इस तरीके से कर लो। अगर आप यूं रख करके लेके आते हो तो आप महसूस करोगे कि चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई एक ही दिशा में हो गई। और अगर क्षैतिज यूं रखना चाहोगे, क्षैतिज 2 तरीके से रख सकता हूं ना, और इधर लाऊंगा तो आप महसूस करोगे कि वेग और लंबाई एक ही दिशा में हो गई। करके देखना, करके जरूर देखना है भाई। आप महसूस करो कि चुंबकीय क्षेत्र और वेग की दिशाएं तो फिक्स हैं, आपस में लंबवत हैं। इधर ऐसे पहले लंबाई इस तरीके से तो तीनों लंबवत थे, तब आंसर BBL था। अब जब आप उसको क्षैतिज करने पर जाओगे ना, तो या तो लंबाई वेग के समांतर हो जाएगी या लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगी। इन दो में से एक कंडीशन का सामना आपको करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल वे में सोचो, अगर आप क्षैतिज कर देते हो रोड को, तो या तो लंबाई वेग के समांतर हो जाएगी या लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगी। और आप जानते हो कि इस सूत्र में अगर कोई भी दो चीज समांतर हो जाती हैं, देन EMF विल बी 0। सेकंड कंडीशन में खत्म सवाल, EMF कितना आएगा 0। बहुत है जी, बहुत ज्यादा है जी।
समझने का फर्क है। एक बार बात दिमाग में बैठ जाए फिर कोई टेंशन लेने जैसी बात नहीं। नोट करें, यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत मजे से एकदम बिल्कुल फिजिक्स बहुत इजी लग रही होगी भाई। ठीक है ना? नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 14। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अरे फिजिक्स सारी अच्छी है भाई, है ना? और इसको मतलब खामोखा दिल पे लेने जैसी कोई बात नहीं है। कठिन नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं है। आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, ऑलमोस्ट आपका आधा कोर्स हो चुका है। खैर देखो, नंबरों के लिहाज से तो फिजिक्स बहुत बची है। जो लोग इसमें हो कि हमने बहुत पढ़ लिया है, नंबर जोड़ के देखना कुछ भी नहीं पढ़ा है। 20 नंबर का मैटर भी नहीं हुआ है अभी तक 56 में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूं 14 की। पढ़िएगा साथ में, आराम मतलब बिल्कुल मजे के साथ पढ़िए। फिजिक्स बोझ नहीं लगनी चाहिए। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 5 एम्पियर धारा को 2 मिलीसेकंड में शून्य कर दिया जाए। वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। 5 एम्पियर करंट बह रहा है और 2 मिलीसेकंड, ये समझ पाना बड़ी बड़ी बात है, बहुत बच्चे गलत कर जाते हैं। 2 स्मॉल एम एस लिखा हुआ है, स्मॉल एम मतलब मिली, और मिली कितनी मिली? 10⁻³ सेकंड में। मतलब जो समय में परिवर्तन है, आप इसको dt कह दो चाहे डेल्टा टी कह दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहां आप dt लिख रहे हो तो जो फैराडे साहब का सेकंड नियम है उसमें आप d यूज करोगे, और यहां अगर आप डेल लिख देते हो तो नियम में भी डेल ही यूज करेंगे, आपकी इच्छा है। dt सॉरी, पहले मैं dt की बात कर रहा हूं। 2 मिलीसेकंड लगा हमें धारा को 5 से 0 करने में, और मिली को भगा दूं तो 10⁻³ आ जाएगी। ये समझ में आया? जो 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था उसे 0 होने में 2 मिलीसेकंड का समय लगा। मिली मतलब -3। और मैं बात करूं अगर धारा परिवर्तन की, डी की, फाइनल माइनस इनिशियल, 5 से 0 तो 0 - 5 -5 एम्पियर। भाई घटिया तो माइनस आया, बड़ी होती अगर 0 से 5 करता तो प्लस की 5 आती। ये समझ में आया सबको? सवाल दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। यदि प्राथमिक परिपथ में, प्राथमिक में बोला है तो मैं इसको di1 लिख दूं, मतलब अन्योन्य प्रेरण का सवाल रहा होगा, इसलिए प्राथमिक और द्वितीयक की बात करवा रहा है। स्वयं प्रेरण का होता तो प्राथमिक द्वितीयक जैसे शब्दों को वो काम में नहीं लेता। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 5 एम्पियर धारा को 2 मिलीसेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान मतलब E2, विद्युत वाहक बल मतलब E2, और द्वितीय कुंडली मतलब E2। 100% सवाल अन्योन्य प्रेरण का, आप समझ जाना। 25 kV है, K4 किलो मतलब 25 × 10⁻³ वोल्ट है। क्लियर? इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करो, कैपिटल M। याद आया? और अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा भैया रटना मत देख यार। इतने प्यार से आपको पढ़ा रहा हूं, इतना प्यार से पढ़ा रहा हूं कि अगर अभी भी आपने रटा तो ये मानो शर्म से मेरी तो भाई नाक कट जाएगी। अभी भी आपको रटना पड़ गया ना, तो सच बता रहा हूं शर्म से मेरी तो नाक कट जाएगी। क्योंकि स्वयं प्रेरण अन्योन्य प्रेरण मैंने आपको इतना मजे से पढ़ाया है, आप ना मतलब फिजिक्स को एंजॉय करने लगे होंगे अब शायद। फिजिक्स पढ़ना एक बोझ सा नहीं लगना चाहिए, अरे यार फिजिक्स भी पढ़ रही, ऐसा नहीं। ऐसा यार फिजिक्स पढ़नी है हमें। फिजिक्स मतलब अंदर से थोड़ी सी ना उमंग आनी चाहिए फिजिक्स के नाम से। डरो मत भाई, डर लग रहा है कॉन्टैक्ट करो मेरे से ना, बेफिक्र होकर। नंबर सबके पास है, नहीं है तो मैं लिख देता हूं, कोई नया बच्चा जोड़ा हो तो। डरना नहीं है, क्योंकि डरोगे ये मैं सोच डरना जरूरी है, डर के आगे जीत है ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक का ऐड है। डरना नहीं है, एंजॉय करना है फिजिक्स को, है ना। क्योंकि आने वाली फिजिक्स अगर आप डरे तो गब्बर सिंह कह गया, जो डर गया सो मर गया। सच बता रहा हूं।
चैप्टर नंबर 10 की थीम बनाएंगे हम धीरे धीरे। इतना इजी लगने वाला है, अगर आप मैं पढ़ाता हूं उस तरीके से पढ़ना, रेगुलर क्लास ज्वाइन करना बस। चैप्टर कब खत्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत डीपली पढ़ाया जा रहा है आपको, एक एक कॉन्सेप्ट। क्लास में थोड़ी बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं क्योंकि बहुत सारा टाइम पढ़ा है, इसलिए एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्टली आपको पढ़ाया जा रहा है ना। तो किसी भी प्रकार की कोई गिला शिकवा आपके दिमाग में हो तो भैया आप कांटेक्ट कर लेना, वैसे रहेगा नहीं जहां तक मेरा विचार है। कर सकते हो इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई कर सकते हैं, है? स्क्रीन पॉज करके, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो ट्राई करें, स्क्रीन पॉज करके फिर देखना आगे। अन्योन्य प्रेरण निकालना है तो अन्योन्य प्रेरण के मैंने आपको दो सूत्र बताए हुए, या तो m बराबर φ2/I1, जहां से एक परिभाषा आई थी प्रारंभिक कुंडली की धारा एकांक बदली जाए तो द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन। या एक सूत्र और आता है, आपको याद होना चाहिए, E2 = M माइनस चिन्ह सहित dI1/dt। फैराडे के नियम से आता है बच्चों ये। फैराडे ने क्या कहा था, E = -n, फेरे नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो फैराडे का नियम है यहाँ E = -dφ/dt। E2 है तो φ2 आएगा, और φ2 को MI1 जमाऊंगा, M भाई साहब बाहर आ जाएंगे। ये सूत्र आपको समझ में आना चाहिए। और अब आप इसमें सारे आंकड़े जमा सकते हो, समझ में आया? माइनस अच्छा लग रहा है, अरे M निकालना है, कोई टेंशन नहीं है, आप तो सीधा आंकड़े जमाओ यार, M को अलग से कौन निकालने बैठेगा। E2 कहाँ है, ढूंढो, मिल गया, 25 × 10⁻³ माइनस M, ऊपर dI1 बोले तो ऊपर आएगा सर जी -5, और dt नीचे आएगा 2 × 10⁻³ समझ में आ रहा है ना। जरा इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, देखिए आपको 25 × 10⁻³ तो नजर आ ही रहा है। इधर देखिए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहां बचेगा M, 5 नीचे 2 है ये, और -3 भाई साहब को ऊपर ले जाओ तो आप +3 हो जाएगा, -3 ऊपर जाकर के। अरे सिंपल कैलकुलेशन है यार, ले इससे गया, तुम्हें तो M चाहिए, 5M = 25 × 2 50, तो यहां से M निकल के आएगा 10, और M की यूनिट से तो आप परिचित हुई, 1 हेनरी। मैं 1 हेनरी की परिभाषा भी आपको लिखा चुका हूं, मतलब उन कुंडलियों का जो म्यूचुअल इंडक्शन है, अन्योन्य प्रेरण जो गुणांक है, 10 हेनरी आएगा। नोट करिएगा, नोट करिएगा भाई सब। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। 11, 12, 13, 14 चारों एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जरा बात करें 15 की, देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या स्क्रीन पॉज करके लिख लिया करो, लिखाने का टाइम भाई बिगड़ता है मेरा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखो, आज एक बच्चे का फोन आया था, शायद अजमेर साइड से है कोई, 2 मिनट बात कर लेते हैं ना। तो वो बोला कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप गॉड ऑफ फिजिक्स हो। देखो, ऐसे शब्दों का आप उपयोग ना किया करें भाई, है ना, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। फिजिक्स पढ़ाते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं और अच्छी पढ़ाते हैं, यहाँ तक ठीक है। गॉड पूरा तो भाई कोई भी नहीं है ना इस दुनिया में। अगर फिजिक्स में कोई अपने आप को पारंगत मानता हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। पर यह आप लोगों का प्यार है, इतना निवेदन है मेरा बस कि आप पूरा ढंग से एक बार पढ़ के देखा करें अच्छे से। कुछ बच्चे हैं, मैं महसूस करता हूं, क्योंकि हमें जो YT स्टूडियो होता है उस पर मिल जाता है कि कितने व्यू आ रहे हैं, वॉच टाइम उसके हिसाब से कितना आ रहा है, वो हम भरा लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो करीब 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो बहुत बेस्ट टाइम पास के लिए देखते हैं, बस मजबूरी बस देखते हैं। घर वालों से मोबाइल ले लिया और घर वालों को बोलते हैं पढ़ रहा हूँ, वो क्या पढ़ रहा है वो जाने, पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही है जो भी है। ईमानदारी का परिचय दो भाई,
इन दिनों में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सब टोटल बंद है। और हम लोगों की पूरी टीम इस समय आपको, अच्छा इस समय आप औरों से जितना ऊपर उठ जाओगे उतना आप फ्यूचर में आगे रहोगे, ध्यान रखना। समझा बात को? बहुत से ऐसे बच्चे हैं अभी कॉन्टैक्ट करते हैं, सर अभी हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। अरे अब तक क्या कर रहा था भाई, इतने दिनों से क्या कर रहा था? तो आपका कोई ऐसा कोई मित्रगण है तो आप उनको जोड़ो। अभी ऐप आने वाला है स्कूल का, आजकल में अनाउंस होने वाला है, शायद पता नहीं कैसे लेट हो रहा है। ऐप के जरिए अपनी पढ़ाई को नियमित रेगुलर बनाए रखें, बस। उसमें रिवीजन भी होगा, ऐप में और कई फैसिलिटीज आएंगी, टेस्ट वगैरह भी उसमें हुआ करेगा, नोट से मिला करेंगे, क्विज के सवाल भी उसमें आया करेंगे, कई सारी फैसिलिटीज ऐप आते ही आपके पास में आ जाएगी। तो पढ़ाई हमें सुचारू रखनी है, बस इतना सा ध्यान रखें आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि एक कुंडली का प्रेरकत्व 2 हेनरी है, आपको एल की वैल्यू दी हुई है 2 हेनरी। इसमें प्रवाहित धारा का समय के साथ परिवर्तन का ग्राफ प्रदर्शित है। एक आपको ग्राफ दिया हुआ है बच्चों, ये ग्राफ का मैंने आपको एग्जांपल में पहले भी करवा चुका हूं। ये 0, यहां हम समय ले लेते हैं सेकंड में, ऐसा बोल रहा है, और इस अक्ष पर धारा ले लेते हैं एम्पियर में। धारा मतलब विद्युत धारा इन एम्पियर्स। यहां कहीं 6 एम्पियर लिखा हुआ है इसने, और कुछ 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 इस तरीके का ग्राफ है। मतलब ये 6 की सीध में एक तरीके से आप समझ गए होंगे। और ये जो 2 पॉइंट हैं 2 और 5, और ये 6, दिस इज ए, दिस इज बी, सी एंड डी। बच्चों आपको याद होगा जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था वो चुंबकीय क्षेत्र का समय के साथ परिवर्तन वाला ग्राफ था। 4 अलग अलग हिस्से थे और क्वेश्चन की डिमांड थी कि चारों पार्टों में ए स्मॉल ए बी सी डी थे ना, याद है क्या? आपको विद्युत वाहक बल का परिमाण बताना था। याद हो तो 2 में क्षेत्र बदल नहीं रहा था, 0 आया था। फिर 2 में बदल रहा था, वैल्यू बराबर बदल रही थी, पर एक में स्लो बदल रही थी, एक में फास्ट बदल रही थी। जिसमें फास्ट बदल रही थी उसमें वैल्यू ज्यादा आई थी। वो सारी बातें पढ़ा चुका हूं मैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि समय के साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिवर्तन आरेख ज्ञात करो। समय और ईएमएफ का ग्राफ प्लॉट करना है। आंसर भी ग्राफ होना चाहिए। यह धारा का समय के साथ है। आपको विद्युत वाहक बल का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, समय के साथ बनाना है। तो 3 हिस्सों में समय तो ये रहने वाला है, बस ईएमएफ निकाल लेते हैं। और यहां से ईएमएफ का सूत्र क्या बन जाएगा आप महसूस करना। एल है मेरे पास में, ईएमएफ के 2 ही तो सूत्र हैं, एक तो फाई अपॉन आई और एक एल डी आई अपॉन डी टी या एम डी आई अपॉन डी टी, जो भी होगा पेपर में। एल है तो ई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, और माइनस लगा दो तो और भी अच्छा है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही पता चल जाएगी। कहानी समझ में आई? बात करूं मैं ए बी हिस्से की। ए बी भाग के लिए 3 क्वेश्चन दिमाग में सोच लो। सर एक ए बी है, एक बी सी है और एक सी डी है। इन तीनों हिस्सों के लिए आपको ईएमएफ चाहिए। सबसे पहले मैंने ए बी की बात करी, लगाओ देखिए ए बी में कितना आएगा। स्मॉल ई इज इक्वल टू माइनस एल कितना है 2 हेनरी, 2 हेनरी। डी आई क्या है? धारा में परिवर्तन। ध्यान से लगाना बच्चों, ए बी में धारा 0 से बढ़कर 6 हो गई। आप महसूस करो, 0 थी और बढ़ के कितनी हो गई 6, तो धारा में परिवर्तन 6 माइनस 0, यानी कि सीधा 6 जमा दो, लिख दो बोले 6 माइनस 0। और समय में परिवर्तन ए से बी पहुंचते पहुंचते समय 0 से 2 हो गया, तो 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, 2 से 2 कट जाएगा और इसमें ईएमएफ जो निकल के आएगा वो आएगा माइनस का 6 वोल्ट। ए बी हिस्से में जो ईएमएफ जनरेट होने वाला है वो कितना आएगा? माइनस का 6 वोल्ट। बात करूं बच्चों बीसी वाले हिस्से की, बीसी भाग के लिए, तो इसमें जो स्मॉल ई आएगा वो होगा माइनस एल कितना है 2, सीधा लिख दूं, धारा में कोई परिवर्तन ही नहीं है भाई साहब। बीसी वाले हिस्से के लिए डी आई की बात करूं तो डी आई कितना आएगा 0,
और समय 5 - 2 आएगा, पर 0 से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, मतलब 0 वोल्ट ईएमएफ आएगा। और तीसरे हिस्से अगर मैं सीडी की बात करूं, इसमें जो ईएमएफ आएगा वो आएगा माइनस एल, कितना है 2। धारा परिवर्तन ध्यान से देखिए बच्चों, धारा 6 एम्पियर से 0 हुई है, 6 से 0, तो 0 - 6 आएगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक। रही बात समय की, 6 में से 5 घटेगा, विचार करो 6 में से 5 गया तो 1 बचा, माइनस माइनस प्लस 12 वोल्ट आपका आंसर आया। कितना आया? 12 वोल्ट। 3 अलग अलग हिस्सों के ईएमएफ आपके पास आ चुके हैं। ए से बी तक ईएमएफ -6 वोल्ट है, बी से सी तक 0 वोल्ट है, और सी से डी तक कितना है? 12 वोल्ट। आंसर ये नहीं है, आंसर में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट आपको किसके बीच करना है? ईएमएफ और टाइम के बीच में। यहां टाइम मान लिया सेकंड में, और इस अक्ष पर आपने ईएमएफ मान लिया वोल्ट में। तो देखिए समय 0, क्रिटिकल पॉइंट लिख रहा हूं केवल, 0 से 2, 2 से 5 और 5 से 6। बात करें 0 से 2 सेकंड की, मतलब ए बी वाले हिस्से की, तो ए बी में जो विद्युत भागफल बन रहा है वो -6 वोल्ट बन रहा है। यहां कहीं -6 लिख दो, और यहां से यहां तक ग्राफ सीधी रेखा, क्योंकि जब समय 0 से 2 सेकंड है, यानी कि आप ए बी वाले हिस्से की बात करो, तो ए बी वाले हिस्से का ईएमएफ कितना है? -6 वोल्ट है। कितना है? -6 वोल्ट है। बात करें हम बीसी वाले हिस्से की, तो आप सोचिए कि बीसी वाले हिस्से में तो ईएमएफ 0 है, और 0 है तो बीसी वाले हिस्से ग्राफ इस लाइन के ऊपर ही आएगा। डार्क कर रहा हूं, देखना अलग से दिख रहा होगा। और सीडी वाले ब्लॉक की बात करूं तो ईएमएफ 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट प्लस में तो ऊपर आएगा कहीं ना कहीं, तो ये सीधा जाएगा यहां तक, और 12 वोल्ट। कहानी समझ में आई? ये हमारा आंसर है। हमने करंट और समय का ग्राफ दिया हुआ था, उसकी हेल्प से ईएमएफ निकाल लिया, और ईएमएफ और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर दिया है, जो कि हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचता है, उसके अलावा बाकी के क्वेश्चन हम यहां पूरे कर चुके हैं। आगे बढ़िए बच्चों, बात करें अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न निकाल लीजिए सब। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों, देखिए कुछ चर्चा हम अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चनों करते हैं, ताकि कल की क्लास में इस पूरे को खत्म कर सकें, क्वेश्चन के वाले ब्लॉक को, है ना। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, और बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। विचार करिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि, सुनिएगा ध्यान से, किसी प्रेरकत्व में धारा का मान दुगना कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा, एक हेडिंग बची हुई है भाई, ऊर्जा, यहीं पर हेडिंग डालिए आप। मैं साइड लिख रहा हूं, आप नोट्स में इसको ऐड करोगे ना। चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, देखो ध्यान से, देखिए देखिए, लेंज का नियम कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अवस्था में विरोध होता है, कहता है ना ऐसा, और विरोध के अकॉर्डिंग कार्य करना होता है। अच्छा, एक बात तो मैं यहां पे और लिखना चाहता हूं, कभी कभार एक क्वेश्चन आता है कि विद्युत का जड़त्व क्या है। सुनिएगा सुनिएगा, विद्युत का जड़त्व, बच्चों 11th क्लास में आपने जड़त्व पढ़ा है। एक छोटी सी हेडिंग पढ़ा देता हूं पहले, उसके बाद क्वेश्चन लूंगा। आपने जड़त्व पढ़ा है ना। जड़त्व क्या होता है? अवस्था परिवर्तन का विरोध। आपको याद हो तो हम बस में बैठे होते हैं और बस अचानक चल देती है तो हम पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, या गतिशील बस जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है अचानक तो कभी कभार दांत मुंह भी टूट जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। यह जड़त्व है, अवस्था परिवर्तन का विरोध।
और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हर एक कुंडली, आप याद करिए, अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जब आप एस को पास ला रहे थे तो कुंडली पुकार पुकार कह रहे थे कि पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, और उसने अपना जो जिस साइड आप एस पोल लेके आए थे वही एस पोल बन गया था। अंकल आंटी पढ़ाए थे मैंने आपको। एस को दूर ले जा रहे थे तो पुकार पुकार कह रहे थे कि दूर मत ले जाओ, और अट्रैक्ट करने के लिए एन पोल क्रिएट कर लिया था। विरोध कर रही है। और ये विरोध जो होता है वहां मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि आप स्वयं प्रेरण नहीं जानते थे। स्वयं प्रेरण की वजह से होता है, स्वयं प्रेरकत्व कह सकते हो आप इस चीज को, याद रखिएगा। विद्युत का जड़त्व क्या होता है? स्वयं प्रेरण लिख दो, या ब्रैकेट में आप स्वयं प्रेरकत्व भी लिख दो, एक ही बात है। स्वयं प्रेरण तो घटना है और स्वयं प्रेरकत्व राशि है। अब जड़त्व तो घटना है, इसलिए कोई आपसे यह पूछे कि विद्युत की के जड़त्व की तुलना आप किससे करोगे? भाई जड़त्व क्या करता है? अवस्था परिवर्तन का विरोध। और यहां अवस्था परिवर्तन का विरोध कौन करता है? स्वयं प्रेरण। इसलिए हम स्वयं प्रेरण को विद्युत की का जड़त्व कहते हैं। एक बात तो ये। ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से। एक सूत्र आता है, थोड़ा सूत्र ही पढ़ लेता हूं हल्का सा, है ना। आपने चैप्टर नंबर कौन से में, 5 में ऊर्जा पढ़ी थी, VIT, याद करो। ऊर्जा क्या पढ़ी थी? VIT। VIT। तो हम जानते हैं कि ऊर्जा कार्य के सूत्र आए थे, जिनमें से एक सूत्र था VIT। चर्चा इसकी करता हूं। अल्प समय की बात कर रहा हूं तो W की जगह हम DW रख दें। सोचिए, वोल्टेज, इस चैप्टर में वोल्टेज का काम करता है सर जी स्मॉल ई। इस चैप्टर में वोल्टेज प्रेरित विद्युत वाहक तो है स्मॉल ई। धारा आई रहने दो रहने दो आई। समय अल्प हो जाएगा, DT। अल्प क्यों हुआ? क्योंकि कार्य अल्प है। यह फॉर्मूला आपको समझ में आया कि नहीं आया? चुंबकीय ऊर्जा पढ़ रहा हूं। चुंबकीय ऊर्जा में पहला पॉइंट तो आप याद रखेंगे कि विद्युतिकी का जड़त्व है स्वयं प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। और जब मुझे ऊर्जा का सूत्र निकालना है तो आप एक सूत्र चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया था मैंने। कार्य के 3 सूत्र पढ़ाए थे बच्चों, आपको याद हो तो। I² RT, VIT, V² R × T पढ़ाए थे क्या? तो उन्हीं में से मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, कौन सा? VIT। अब मैं बात करूं अल्प समय की तो W ना होकर DW हो जाएगा। V का स्थान E लेगा, I सुंदर लग रहा है, और T की जगह DT आ गया। पर जब स्वयं प्रेरण की बात करता हूं तो EMF में एक सूत्र आता है, परिमाण की बात कर लेते हैं ना, कि ऊर्जा आदेश राशि है तो माइनस का कोई मतलब भी नहीं है। LdI/dt, ये सूत्र आप पढ़ चुके हो, सब जानते हो ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है। E = LdI/dt। देख लो कितना क्वेश्चन भी हो रहा है इसके ऊपर। ये अगर मैं आंकड़े जमा के देखूं तो DW बराबर इसकी जगह L dI/dt, N2 में IDT, E की जगह मान जमा दिया, और DT DT को मार गया, तो DW कितना बचा? तो सर जी LI/DI बचा। यहां तक कहानी सबको समझ में आई कि नहीं आई? सबको समझ में आई ना? रटना नहीं है। W बराबर VIT मैंने पढ़ाया है, पर यहां से चुंबकीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो अल्प समय में परिवर्तन देखना है मुझे। DW मापांक EIDT, मापांक ELdI/dt, ये जमाया, कुछ कटा। कुल वर्क निकालने के लिए स्पेस कम है तो मैं इसी में कर दूं, इंटीग्रेशन कर देना। करंट 0 से I0 मान लेना मैक्सिमम करंट, चाहो तो I भी ले सकते हैं। तो विचार करें DW का हो जाएगा भाई साहब W। समाकलन आप I के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो I की टर्म को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है, और I के अलावा है क्या? L, और L तो वैसे भी कांस्टेंट है, L निकल जाएगा बाहर। और I मैं सीधा कर रहा हूं भाई, संभाल लेना। I का होगा I²/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो I0 का स्क्वायर माइनस 0²/2, कुल मिलाकर के L I0 का स्क्वायर/2। आपको विद्युत ऊर्जा भी पढ़ाई है मैंने,
हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, चैप्टर नंबर 4 याद करो, संधारित्र के पोर्शन पे ऊर्जा घनत्व पढ़ाया था फिर आगे चल के। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये कितनी आई है ये याद रखना चैप्टर नंबर 17 में, क्योंकि विद्युत और चुंबक दोनों कनेक्ट होंगे तब काम मिलूंगा। तो चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र याद कर लो कि कार्य ही तो ऊर्जा है, और आपने लेंज में पढ़ा भी है संरक्षण कि जो कार्य है वही ऊर्जा में स्टोर होगा। तो याद रखिएगा ऊर्जा का सूत्र कितना आता है, एल आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, अच्छे से याद रखना भाई, एल आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसको लिख लेना आप साइड में ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, यदि किसी प्रेरकत्व में, मतलब एल की बात करवा रहा है, धारा का मान दुगुना कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा का मान कितने गुना हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं करना सिवाय करंट के। तो देखिएगा चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र सर जी है U बराबर हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। चेंज करंट में करवा रहा है तो U प्रोपोर्शनल टू आई नॉट का स्क्वायर। अब बोल रहा है कि दुगना कर दिया, दुगना कर दिया तो स्क्वायर करके आंसर कितना आएगा, 4 गुना, मतलब U डैश इज इक्वल टू 4U। अरे समझ में आ गया होगा, बहुत बार किया है, आप इसको आधा पन्ने में भी कर सकते हो। U1 अपॉन U2 बराबर I1 बटे I2 का होल स्क्वायर। सारे आंकड़े वांकड़े जमा के देखोगे तब भी आंसर यही आएगा, और अभी भी आंसर यही आएगा, ठीक है ना। तो जब आप करंट दुगना कर दोगे, आप तो सीधा देख लो ना यार, I का स्क्वायर आ रहा है तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 गुना। सेकंड देखिएगा, किसी विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर उस स्थान पर चिंगारी उत्पन्न क्यों होती है, देखना ध्यान से। इसको मैं दूसरे शब्दों में समझाऊं सवाल को। भाई आप अक्सर सभी लोग शायद गांव से बिलोंग करते हो ना, कभी आपने जम्पर लगाया है चोरी की लाइट, या घरों में कभी तारों को देखा हो कि जब हम तार वगैरह लगाते हैं, अगर घर का कोई इंस्ट्रूमेंट चालू है तो कुछ तारों में चिंगारी सी उत्पन्न होती है। घर में भी कई बार चटनी वगैरह हम दबाते हैं, कोई तार वगैरह लूज होता है तो वहां से चिंगारी टाइप में बनती है। वही क्वेश्चन है कि सर्किट को तोड़ते हो, भाई आप तार लगा दी, सर्किट ऑन है, हटाओगे हिलाओगे तभी तो चिंगारी पैदा होगी। क्यों पैदा होती है आप सुनिएगा ध्यान से, बहुत थ्योरेटिकल जवाब है इस चीज का। बच्चों अभी आपने सर्किट कंप्लीट कर रखा है कोई भी, मैं एक सर्किट बना देता हूं, ये लो, एक रेजिस्टेंस है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे, आप केवल 2 चीज ले रहा हूं मैं, तो ये बैटरी है और ये, चलो बैटरी है, की नहीं लगाई मैंने। अभी इसमें बहुत बढ़िया करंट बह रहा है, इसको बहुत मजा आ रहा है रेजिस्टेंस को, पर जैसे ही आप सर्किट को तोड़ोगे कहीं से तो क्या धारा तुरंत प्रभाव से 0 होगी। अभी मान लो इसमें मजे से खूब 30 एम्पियर करंट बह रहा है, आराम से, कोई टेंशन नहीं है 30 एम्पियर को, 30 बहता जा रहा है। पर जैसे ही आपने सर्किट तोड़ा, कहीं से तार को तोड़ा, तार को हटाया, तो तुरंत प्रभाव से बहुत कम समय में धारा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। धारा घटी नहीं, सीधी 0 होगी। जो करंट लगभग 30 एम्पियर बह रहा था वो धड़ाम से 0 हो गया, विद इन 1 सेकंड भी कहां लगा, तार तो तुरंत हटा होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि तार को बोला हटा रहा हूं भाई तेरे को, रेडी हो जाना, तार बोल रहा है हाँ भाई रेडी हो जा, फिर आप बड़े मजे से धीरे धीरे हटा, ऐसा थोड़ी होता है तार। भाई आप गए और आपने हाथ लगाया, तार तुरंत हट गया उससे कैसे, अपनी से। बहुत कम समय में डेल्टा टी टेंड्स टू 0, समझते हो इसका मतलब, बहुत कम समय में डेल्टा आई ज्यादा है। और बच्चों जब कम समय में धारा ज्यादा बदले तो विद्युत वाहक बल बहुत ज्यादा पैदा होता है। याद है कि विद्युत वाहक बल E बराबर, मान लो आप ये ले लो, LDI/dt ले लो, तो विद्युत वाहक बल धारा परिवर्तन के समानुपाती और समय के व्यतिक्रमानुपाती है। ये बहुत कम और ये बहुत ज्यादा, ओहो करेला और नीम चढ़ा, इससे काम बहुत हो जाता है। तो इसमें दोनों, ऊपर का बड़ा है नीचे छोटी है, EMF बहुत ज्यादा बनेगा, और EMF ज्यादा जो बनता है वो हमें चिंगारी के रूप में दिखाई देता है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर हम एक सर्किट को तोड़ते हैं तो चिंगारी क्यों बनती है, तो आप इसका थ्योरेटिकल आंसर लिख लेना अपनी लैंग्वेज में कि जब सर्किट को तोड़ा जाता है तो अल्प समय में धारा में ज्यादा परिवर्तन होता है। समय तो बहुत कम लगता है,
पर धारा उस दरमियान बहुत ज्यादा बदल चुकी होती है। तो मेन आंसर क्या है? अल्प समय में ज्यादा धारा परिवर्तन होने की वजह से अधिक प्रेरित विद्युत वाहक बल बनता है जो चिंगारी के रूप में नजर आता है। ठीक है, खुद लिख लेना भाई। तीसरा क्वेश्चन, दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? याद करो कल की कहानी, कल मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास अगर दो कुंडलियां हैं, तो आप एम कैसे बढ़ाओगे? लास्ट में हेडिंग याद है, एम इज इक्वल टू के अंडर रूट में L1 L2। तो मैंने कहा था K1 होना चाहिए, गाढ़ा युग्मन क्लोज पैक करके। अगर मान लीजिए कि पहली कुंडली ये है और बच्चों दूसरी कुंडली में इसी के ऊपर लपेट दूं अपोजिट क्रम में, इसको आसान भाषा में बोलता हूं गाढ़ा युग्मन, सॉलिड कपलिंग। तो एम कैसे बढ़ा सकते हो? दो आंसर हो सकते हैं इसके। एम का कल एक सूत्र आया था E2 अपॉन DI1 अपॉन DT। यहां से अगर आपको एम बढ़ाना है तो इसको नीचे वाले पोर्शन को कम करना होगा। तो पहला आंसर तो होगा प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर बढ़ाकर। इस पूरी चीज को DI अपॉन DT को क्या बोलोगे आप? DI धारा परिवर्तन, DI1 मतलब पहली कुंडली में धारा परिवर्तन, और समय से डिवाइड किया गया है मतलब दर। पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर बढ़ाकर, पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर घटाकर एम बढ़ाया जा सकता है। और वैसे इसको ये क्वेश्चन आपसे क्या आंसर चाहता है कि आप ये आंसर लिखो कि दोनों कुंडलियों को गाढ़े युग्मन में रखकर। अरे गाढ़े का मतलब पतला गाढ़ा, वो वाला गाढ़ा नहीं है भाई। गाढ़े का मतलब है कि दोनों कुंडलियों का जो फ्लक्स है ना, वो बिल्कुल भी लीक नहीं होना चाहिए। इतना प्रेम होना चाहिए दोनों कुंडलियों में, कि पहले का 100% फ्लक्स दूसरी से लिंक कर जाए। इस चीज को हम गाढ़ा युग्मन बोलते हैं। तो आंसर लिख लेना अपने हिसाब से कि दोनों कुंडलियों को गाढ़े युग्मन में रखकर या प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कम करके आप अन्योन्य प्रेरकत्व को बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक कुंडली के फेरों की संख्या उतनी ही रखकर फेरे नहीं बदले। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगना कर देने पर स्वयं प्रेरकत्व का मान कितना होगा? एक कुंडली में फेरों की संख्या उतनी रखकर, n कांस्टेंट है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगना कर दिया गया, स्वयं प्रेरकत्व कितना आएगा? कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व आपको याद है क्या? कितना आया था? L इज इक्वल टू μ0 n स्क्वायर A अपॉन, ये दोनों में आता है। कुंडली बोल रहा है, परिणालिका बोल रहा है, पढ़ लीजिए एक बार। कुंडली तो नीचे व्यास 2r आएगा, परिणालिका बोलता तो L आ जाता, लंबाई। ये समझ में आया? μ0 कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। L, एक मिनट समझने वाली बात। L इज इक्वल टू μ0 n स्क्वायर, और अनुप्रस्थ काट पाई r स्क्वायर होता है एक तरीके से, नीचे 2r है, r से एक r कट जाएगा। अब सोचिए, L इज इक्वल टू, या ऐसा कहूं कि L समानुपाती है r के। अब बच्चों विचार करें थोड़ा सा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, गलत कर देते हैं बहुत से बच्चे। आपको दिख जाएगा कि अच्छा L ओ A के समानुपाती है, A दुगना मतलब L दुगना, गलत आंसर आ जाएगा। विचार करना, अनुप्रस्थ काट चेंज होगा तो भैया त्रिज्या भी तो चेंज होगी। तो अनुप्रस्थ काट को पाई r स्क्वायर लिखा और इस तरह से मैंने काटा। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जो बदलाव त्रिज्या में आएगा वही बदलाव L में आएगा। और बच्चों अगर मैं क्षेत्रफल दुगना कर रहा हूं, देखना त्रिज्या का क्या हाल होगा। नया क्षेत्रफल पुराने का दुगना है। क्षेत्रफल को, इसको क्या मैं पाई r डैश का स्क्वायर लिख दूं, पाई r स्क्वायर, ये 2, और ये नॉर्मल पाई r स्क्वायर। 2 पाई को 2 पाई मार गया, सॉरी, पाई को पाई मार गया। r डैश अंडर रूट लूं तो रूट 2r आएगा। ये बात समझना ध्यान से। अगर आप एरिया डबल कर रहे हो तो रेडियस रूट 2r गुना होगी, बिल्कुल सही है। अरे रेडियस अंडर रूट 2 गुना हुई है, तभी तो स्क्वायर की वजह से एरिया डबल होगा। मतलब रेडियस अंडर रूट 2 गुना हुई है, और आपको दिख रहा है कि स्वयं प्रेरकत्व रेडियस के समानुपाती है, अतः स्वयं प्रेरकत्व
अंडर रूट 2 गुना होगा। ये इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं, मैंने कई बार पेपर में देके देखा है कि भैया एक कुंडली दे दे, इस कुंडली का आपको अनुप्रस्थ काट है, फिर एक चेंज नहीं किए। मैंने ये कहा बोला त्रिज्या कांस्टेंट है, और त्रिज्या कांस्टेंट हो भी नहीं सकती ना। जब आप अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है उसकी मोटाई, और मोटाई से छेड़छाड़ करोगे, मोटाई से छेड़छाड़ करोगे तो रेडियस से भी तो छेड़छाड़ होगी। अच्छे से नोट करना, और काफी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट आप क्लिक कर लेना। और देख लेना एक आध क्वेश्चन, भंवर धाराओं को किस प्रकार कम कर सकते हैं। भंवर धाराएं मैं पढ़ा दूंगा आपको ना, वैसे इसका आंसर लिख लेना कि पटलित करके, मतलब उसको पतली पतली पत्तियों से बनाकर। क्यों, ये अपन आगे क्लास में देखेंगे। क्लियर है कहानी यहाँ है ना। तो आज के लिए इतना ही ना। आज काफी क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने, बाकी शायद इसमें लास्ट मेरा उद्देश्य तो एक वीडियो और बनाने का है, फिर कल देखते हैं कितना बचता है। और कल एक वीडियो और बनाकर आगामी क्लास से अपन चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चनों को बिल्कुल एकदम मजे के साथ, मतलब इंटरेस्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो आज मैं आपसे विदा चाहूंगा भाई ना, कल फिर मिलेंगे अपन इसी टाइम। नोट कर लो इसको, चलो।